अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया है या फिर मुज़ाकरात का आगाज करने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। इस हवाले से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इस अज़्म का इज़हार किया कि हमने अपनी डिमांड्स अमेरिका को बता दी है। अब अमेरिका ने फैसला करना है कि आगे वो मुज़ाकरात को कैसे लेकर जाना चाहता है। पहला दौर हो गया है। अब तेहरान में मौजूद सहाफी मोहम्मद जॉन हुसैन से जानते हैं कि वहां पर क्या अपडेट्स हैं और क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ पाएंगे और ईरान की क्या तैयारियां हैं। अगर ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो ईरान क्या कुछ कर सकता है। जॉन भाई, बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद अमेरिका जिस नहज पे मामलात को लेके आया है ये कामयाब होते हुए तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर नाकाम हो जाते हैं तो ईरान की क्या तैयारी है? नाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये मुज़ाकरात, ये निगोशिएशंस के लिए निगोशिएशंस हो रही हैं एक तरीके से, और अभी तक निगोशिएशन नहीं स्टार्ट हुई मेरी नज़र में, और ये इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत कम है। देखिए, इस वक्त ईरान की तरफ से आ रहा है मौक़िफ़, वो ये आ रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ही बात करेंगे, और अमेरिका ने शुरू से कह दिया कि नहीं जी, हमें चार नुकात चाहिए। फिर वो कॉन्ट्रडिक्टरी भी रहा, लेकिन बहरहाल अमेरिका को आना पड़ा और ओमान के अंदर टॉक्स करनी पड़ी। अभी तक फ्रेमवर्क सेट नहीं हुआ है कि किसी भी तरीके का कि किन चीजों के ऊपर बात करनी है, और अभी जो टाइम बाय किया है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है कि अब वो पूछ के बताएंगे कि एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहरहाल अगर टॉक्स नहीं सक्सेसफुल होती, जो जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ईरान के अंदर स्टेटमेंट्स भी आ गए हैं कि भाई हमें ट्रस्ट नहीं है, मिसट्रस्ट है, हम ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हमले की सूरत हाल होती है तो वो तो अमेरिका को भी पता है और रीजनल पार्टनर्स को भी पता है कि ईरान किस तरीके की कार्रवाइयां करेगा अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका ने निगोशिएशंस फेल होने की वजह से कोई चीज की ऐसी जो ईरान के लिए खतरनाक हो, जो कि मुझे नहीं लगता वो करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो वो निगोशिएटिंग टेबल पे आते ही नहीं। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, अगर उनको सक्सेस के चांसेस नजर आ रहे होते तो वो सक्सेस जो है वो ले लेते उसके चांसेस और अटैक कर देते। ये बताइएगा जॉन भाई के शुरू में जब ये मुज़ाकरात का सिलसिले के हवाले से बातचीत हो रही थी तो ये खबर आई थी कि ये मुज़ाकरात तुर्की में होंगे। वहां पर मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, जो इसमें मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे थे, जो रिपोर्ट हो रहा था वो भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान ने मुतालबा किया कि इन मुज़ाकरात को ओमान में किया जाए और जो दीगर फरीकैन है, मुस्लिम ममालिक हैं जो कि इसका हिस्सा बन सकते थे, वो भी इसमें शामिल ना हो। वो वन ऑन वन अमरीका से बात करेगा। आखिर क्या वजह बनी तुर्की से ओमान में इन मुज़ाकरात को शिफ्ट करने की और जो दोस्त ममालिक थे उनको इन मुज़ाकरात में शामिल न करने की ईरान की जानिब से? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं इस वक्त में। देखें, ईरान ने जब ये बात की, पहले तो ईरान थर्ड पार्टी की प्रेजेंस के बगैर बात नहीं करेगा, ठीक है, ये तो क्लियर उन्होंने बता दिया। अभी भी जो टॉक्स हो रही हैं वो ओमान के थ्रू, ओमान जो है वो बीच में एज अ निगोशिएटर बैठा हुआ है बेसिकली। क्यों उन्होंने तुर्की से ओमान में शिफ्ट की टॉक्स, उसकी वजह यह है कि अमेरिका का प्लान ये था कि तुर्की, पाकिस्तान, कतर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इन सारे मुल्कों को वहां लेके आएगा तुर्की में। अपनी जो बात है उसके लिए ईरान को बोलेगा कि जी आप आ जाएं, आप बात कर लें, हम फ्रेमवर्क सेट कर लेते हैं। और वहां पे प्लान ये था कि पूरा अमेरिका का जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे अमेरिका सामने रखेगा ईरान के, और फिर जब बात नहीं बनेगी तो अमेरिका कोशिश करना चाह रहा था कि ईरान और दूसरे ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके बीच में कोई दरार पैदा हो या कोई रिफ्ट पैदा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुल्क जब देखेंगे कि अमेरिका ने अपनी बात सामने रखी और ईरान उसके ऊपर अग्री नहीं कर रहा, तो अमेरिका ये मौका देगा कि भाई देखो, ईरान निगोशिएशन से हट गया है, ईरान तो हमारी किसी भी बात के साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये तुर्की और दूसरे जितने भी ममालिक हैं अमेरिका का जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये देखते हुए अमेरिका की बात माननी पड़ेगी कि ईरान की गलती है कि नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ी। और इस तरीके से ये जो बरादराना जो माहौल बनाया हुआ है ईरान ने और दूसरे ममालिक ने एक साथ जुड़ के, वो माहौल को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था अमेरिका, जिसकी ईरान को मालूमात पता चल गई, ईरान को पता चल गया कि ये प्लान है, और इसी वजह से ईरान ने मूव किया उन टॉक्स को तुर्की से ओमान के अंदर। और इसी वजह से ईरान ने कहा कि कल को अगर आप हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं और दूसरे ममालिक, फिर आप कहेंगे जाहिर है उनको भी कि भाई बोलो ईरान ने गलती की है, तो ये इस चांसेस से बचने के लिए सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ओमान के अंदर ये टॉक्स हमारे साथ करें, अगर आपको करनी है। उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिका ने कहा नो, इट्स दिस और नथिंग। फिर भी वो ओमान के अंदर आके बैठ गए ईरान के साथ बात करने के लिए। तो ईरान ने अपनी शराइत मनवा ली हैं अमेरिका के साथ इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग द टॉक्स। ये जो ओमान में मुज़ाकरात जो है वो शुरू हुए, पहले तुर्की में होने थे। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि जब ईरान ये मुतालबा कर रहा था कि इन मुज़ाकरात को ओमान में किया जाए,
तो अमेरिका, बाकायदा अमेरिकी मीडिया ने, एक्सेस न्यूज जो है उसने रिपोर्ट किया कि अमेरिका इस पर राजी नहीं है, वो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन भी ये जो मुस्लिम ममालिक थे, जिनमें कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, तुर्की है, पाकिस्तान है, इन्होंने अमेरिका को कन्विंस किया कि आप ओमान में मुज़ाकरात कीजिए। अब ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, इस पे मुझे ये लगता है, जो कि इस पे आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि इन मुज़ाकरात को सक्सेसफुल करने में ईरान का कम स्टेक लगता है, और ये जो दीगर मुस्लिम ममालिक है वो चाहते हैं कि ये ज्यादा कामयाब हो जाए। उसकी वजह यह है कि ईरान ने तो कहा हुआ है कि वो जो बेसिस है अमेरिका के, जो कि इन्हीं रीजन के ममालिक में हैं, जो कि चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, वो उन पर अटैक कर सकता है अगर अमेरिका ने उस पर अटैक किया। तो क्या ईरान से ज्यादा ये जो गल्फ के ममालिक हैं ये बेचैन है कि ये नौबत ना आए कि अमेरिका ईरान की जानिब से उन बेसिस पे हमला किया जा रहा हो? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रीजनल पार्टनर्स ने बड़ी कोशिश की है, अमेरिका को प्रेशराइज किया है इन टर्निंग और इनटू गोइंग टू ओमान एंड सिटिंग एंड टॉकिंग टू ईरान। और टॉक्स पे सबसे पहले लाने वाले भी ये ममालिक की वजह से ही, इनकी मेहनतों की वजह से ही ये चीज हुई। लेकिन एट द सेम टाइम अदनान भाई, जो एक्सपीरियंस और जो हिस्ट्री रही है अमेरिका की, आप देखें उन्होंने बगैर किसी का सोचे कि रीजनल पार्टनर्स क्या करेंगे, इनका क्या व्यू है, वो इराक के अंदर चले गए, उन्होंने वहां पे इन्वेजन कर ली, वो अफगानिस्तान के अंदर चले गए। तो बात सारी ये कि बिल्कुल किसी हद तक रीजनल ममालिक जो है वो प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन एंड में अगर अमेरिका को कुछ करना है ना, तो वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता कि किसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो चीज कर देता है। देखिए अमेरिका के लिए ये रीजनल पार्टनर्स के सेंटिमेंट से ज्यादा उन बेसिस की और इन पार्टनर्स की जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है अमेरिका का इन पार्टनर्स के ऊपर, उसकी ज्यादा फिक्र है। और अगर ऐसी सूरत हाल आती है कि अगर जंग होती है और इन पार्टनर्स के ऊपर अटैक होता है, तो अमेरिका जाहिर सी बात है, ये सारे मुल्क जितने भी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए में, बेसिस लिए में, वो सवाल उठाएंगे कि भैया आपने किस चीज के लिए हमसे इतने सारे पैसे ले रहे हैं और किस चीज के लिए हम आपकी इतनी बातें मान रहे हैं, जबकि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल नो डाउट कि इसमें रीजनल पार्टनर्स ने, मुस्लिम ममालिक जो रीजन में है, उन्होंने पार्ट प्ले किया है। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें ईरान की अपनी डेटरेंस, ये मेरा अपना नजरिया, ईरान की अपनी डेटरेंस टू स्टॉप एनी अटैक फ्रॉम द यूएस, इसने ज्यादा काम किया है। क्योंकि देखें, अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि ईरान के पास डेटरेंस नहीं है, ये ईरान कुछ भी नहीं कर सकता अगर अमेरिका अटैक करेगा, तो बिल्कुल अमेरिका इसके अंदर चला जाता। तो इन द सेंस मैं ये कहूंगा कि जो ईरान की अपनी कुवत है उसने ज्यादा काम किया है इस चीज में। बल्कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरे ममालिक ने प्रेशराइज जरूर किया है, लेकिन इन प्रेशर्स का यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर एक हद तक ही इन्फ्लुएंस होता है और एक हद तक ही वो जो है सुनते हैं किसी की भी। क्या ईरान सऊदी अरब पे भरोसा करने को तैयार है? क्योंकि हमने देखा जब खालिद बिन सलमान वॉशिंगटन में मौजूद थे, वहां उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, फिर डैन कैन जो कि चीफ है अमेरिकी फौज के, उनके साथ मुलाकात होती है, डिफेंस मिनिस्टर जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है उनके साथ मुलाकात होती है, और उसके बाद अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि खालिद बिन सलमान ये वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पे हमला न किया तो ईरान मजीद मजबूत बन के सामने आएगा। लिहाजा जितनी धमकियां ट्रंप ने ईरान को दे दी है, अब लाजिम है ट्रंप के ऊपर कि वो ईरान पे हमला करे। तो क्या ईरान सऊदी अरब पे भरोसा करने को तैयार है? वाकई बहुत अच्छा सवाल है। देखें, भरोसा करने के लिए तो जाहिर है ईरान किसी के ऊपर भी तैयार नहीं है, क्योंकि 12 दिन की जंग में इन्हीं सारे ममालिक के बेसिस यूज हुए, इन्हीं का एयर स्पेस यूज हुआ। ईरान की जो मिसाइलें जा रही थी इसराइल की तरफ, उन मिसाइलों को किसने रोका? इन्हीं मुल्कों ने रोका ना जाते हुए। तो जाहिर सी बात है ईरान भरोसा तो नहीं कर सकता किसी के ऊपर भी, बट एट द सेम टाइम ये मालूम है, सऊदी अरेबिया को ये मालूम है और ये इन ममालिक को ये मालूम है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, इस जंग को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि जो तबाही होगी इस दफा, पहले तो इतना सीरियस नहीं था मामला, क्योंकि ईरान तैयार ही नहीं था, ईरान को पता ही नहीं था। लेकिन इस दफा ईरान ने सफिशिएंट वार्निंग्स दे दी हैं, बता दिया है कि अगर आपकी तरफ से कोई भी शरारत होती है तो क्या अंजाम होगा। सऊदी अरब भी एहसास कर रहा है अदनान भाई आहिस्ता आहिस्ता कि ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना है बहुत जरूरी है। लेकिन अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आप नोट करें, कुछ दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होती हैं और इसराइल और सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका जो है वो अपनी डील्स फाइनलाइज कर लेता है सेल्स की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये इसकी टाइमिंग जो है, अगर अमेरिका अटैक करना चाह रहा है और सऊदी अरेबिया अगर रोकना चाह रहा है, तो फिर ये डील किस नजर में फाइनलाइज हो रही है इस वक्त पे, इतने इंपॉर्टेंट वक्त पे। अच्छा जॉन भाई, ये बताइएगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि ईरान रिस्पांस के लिए तैयार है, हमने देखा मुज़ाकरात जिस रोज शुरू हो रहे थे ओमान में, उससे एक रोज पहले बाकायदा ईरान ने अपना 2000 किलोमीटर तक मार्क करने वाला जो मिसाइल है वो बाकायदा दुनिया के सामने पेश कर दिया। बाकायदा कहा जा रहा है कि इसकी रेंज में पूरा इजराइल आ गया है, और इजराइल को अगर टारगेट करता है, इस मिसाइल के बारे में बताया गया 1500 किलोग्राम
जो वॉर हेड है वो ये लेकर जा सकता है। तो ईरान ये जो मिसाइल लेकर आया है, एक जानिब इजराइल कह रहा है जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ईरान का उस पर बाकायदा बात की जाए, अमेरिका को वो दबाव डाल रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है सिर्फ हम न्यूक्लियर हथियार पे बात करेंगे। तो ये जो मिसाइल है जो कि अभी ईरान लेकर आया है, ये कितना अहम है ईरान के डिफेंस के हवाले से? मिसाइल का ईरान का लेके आना, ये एक अमेरिका की मैं कहता हूं नाकामयाबी है कि वो इतना प्रेशर बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर डाल रहे हैं और उसी वक्त ईरान ने अपना नया मिसाइल जो है उसको सामने लेके आ गए। खुर्रमशहर 4 की आप जो बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही इफेक्टिव, ये इतना इफेक्टिव मिसाइल है कि इसको रोकना बिल्कुल ऐसा, मतलब बहुत ही मुश्किल है इस मिसाइल को रोकना। पहले तो क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, और अगर ये कहीं गिर जाए, अगर ये कैरियर के ऊपर लग जाता है, एक भी अगर उनकी सर्विस के ऊपर लग जाता है तो बहुत ज्यादा डैमेज सकता है। और मेरे ख्याल में कैरियर को गिराने के लिए 2-3 भी काफी होंगे ये मिसाइल, अगर ये सही पॉइंट्स पे मारें तो। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान का शोकेस करना कि वो रेडी है। तो आई थिंक ये ईरान ये सारी टैक्टिक्स कर रहा है इसलिए ताकि वो अमेरिका को दिखा सके कि किसी भी धमकी का कोई फायदा नहीं है, किसी भी वॉर लाइक पोजीशन बनाने का कोई फायदा नहीं है, हमें जो करना है वो हम करेंगे। आपको अगर बात करनी है फेयर बेसिस पे, इक्विटल बेसिस पे, तो आ जाए टेबल पे, वी आर रेडी। लेकिन हम अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। और ये नए जो खुर्रमशहर और सिजील जो नया वेरिएशन आया, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें ईरान के पास जो सरप्राइज में इन्होंने तैयार रखी हुई है, वो डिक्लेयर नहीं करते। तो आगे देखते जाए इंशाल्लाह। अभी तो इम्कान यही है कि जैसे जैसे टॉक्स बढ़ेंगी आपको नई नई चीजें नजर आएंगी। गुज़िश्ता दिनों जेडी वेंस जो कि नाइब सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो ईरान के प्रेसिडेंट है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, हम उनसे बात करते हैं लेकिन उनको बात करने के लिए आगे सुप्रीम लीडर से बात करनी पड़ती है, और जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई है वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि आयतुल्लाह खामनेई जो है वो डायरेक्टली अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हो? क्योंकि उनकी जानिब से तो ये बयानात हैं कि वो डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप के साथ या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात नहीं करेंगे। तो जेडी वेंस के इस बयान के बारे में आप क्या कहते हैं? 0% चांस है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई डायरेक्टली बात करें अमेरिका के किसी भी बंदे से। देखें, पहले तो ये तासुर जो जेडी वेंस ने दिया कि ईरान की सियासत जो है वो बड़ी अजीब है, अब डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकातें हुई हैं, पुतिन की भी मुलाकातें हुई हैं, दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे भी मुलाकातें हुई हैं। आप अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखें, आयतुल्लाह खामनाई के पर्सपेक्टिव से देखें, तो एक दुश्मन मुल्क उनकी नजर में अमेरिका जो है वो एक दुश्मन मुल्क है जिसने पूरे मुल्क को 45-50 साल से हैंडीकैप किया हुआ है। सैंक्शंस के थ्रू मुख्तलिफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, कासिम सुलेमानी को जो है वो शहीद कर दिया वहां इराक के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे जंग को इंस्टिगेट किया। तो आयतुल्लाह खामनाई का मानना यह है कि वो इन सारी मुनाफकतें और जो रयाकारियां हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, उसके अंदर वो पर्सनली नहीं चाहते हिस्सा लेना, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल निजाम है ये इसके प्रिंसिपल्स डिसेप्शन के ऊपर बेस्ड हैं और लेवरेज के ऊपर बेस्ड हैं। और आयतुल्लाह खामनाई की इस तरीके की पर्सनैलिटी नहीं है कि वो किसी के साथ रयाकारी या मुनाफकत कर सकें। तो ही इज उन्होंने एक पॉलिसी दे दी है। जनरली सुप्रीम लीडर का काम यही है कि वो पॉलिसी देता है, वो स्ट्रेटजी डिसाइड करता है कि मुल्क का स्पिरिट और मुल्क का इथॉस किस तरफ जाएगा। फिर उस स्पिरिट के ऊपर, उस आइडियोलॉजी के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग है वो एग्जीक्यूटिव करती है। आप देखें, ये जो प्रेसिडेंशियल ईरान का जो निजाम है वो एज अ डिक्टेटरशिप जो है काम नहीं करता। जेसीपीओए अग्रीमेंट जो 2015 में किया था रूहानी के और आयतुल्लाह खामनाई के डिसएग्रीमेंट थे आपस में। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा भाई भरोसा नहीं कर सकते आप अमेरिका के ऊपर, लेकिन फिर भी रूहानी ने ही वेंट अहेड और उन्होंने फैसला किया जो इनका शूरा मिल लिया उसने उसके साथ, और रूहानी ने फैसला किया ईरान के साथ। एट द सेम टाइम खातमी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले ईरान के अंदर 2000 के दौर में, उनके साथ भी आयतुल्लाह खामनाई के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो इट्स नॉट लाइक ही कंट्रोल्स द एंटायर सिस्टम, वो पूरा सिस्टम कंट्रोल नहीं करते। बिल्कुल उसके अंदर जो स्पिरिट है, जो आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर वो एक राह दे देते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग के अंदर वो इंटरफियरेंस नहीं करते किसी भी तरीके की व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो जेडी वैंस का ये बात करना कि ईरान जो है वो इस तरीके का अजीब सिस्टम है, मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स जो खामनाई साहब से मिलते हैं वो मिलते हैं, लेकिन अगर एक दुश्मन से बात करने जो आपको धोखा इतनी दफा दे चुका है, अगर आप उससे बात करने की बात करें तो आयतुल्लाह खामनाई इसके ऊपर पर्सनली विलिंग नहीं होंगे बात करने के लिए भी किसी भी तरीके से। अच्छा, लास्ट सवाल मुझे ये बताइएगा, ये अख्तिलाफ का आपने जो जिक्र किया, तो अभी जो ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें मसूद पेज़ेशकियान जो प्रेसिडेंट है, क्या वो और जो आयतुल्लाह खामनाई है वो सेम पेज पे है? क्योंकि ये भी रिपोर्ट हुई खबरें कि उनके दरमियान ये इख्तिलाफ है कि जो सैंक्शंस हैं
उनको लिफ्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई निगोशिएशन करनी होगी, कोई ना कोई डील करनी होगी वेस्ट के साथ, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं है, यूरोपीय यूनियन का भी मामला है, दीगर ममालिक का भी मामला है। जो ईरान के इकोनॉमिकल जो सूरत हाल है 47 साल से, उसके पीछे कहीं ना कहीं मामला तो डील की जानिब जाने होंगे, बात तो करनी पड़ेगी अमेरिका से या वेस्ट से। देखिए, पेजेश्कियान और आयतुल्ला खामनाई सेम पेज पे हैं व्हेन इट कम्स टू ईरान नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी। ये बात आपकी दुरुस्त होती अगर माहौल में ठंडक होती, अगर जंग का माहौल नहीं होता, लेकिन क्योंकि अमेरिका इन निगोशिएशंस को मनवाना चाह रहा है जंग के थ्रू, ये बात जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इसके अंदर एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम लीडर दोनों एक पेज पे होने होते हैं। और इस पोजीशन के अंदर अगर आपने बिल्कुल सही कहा, निगोशिएशंस कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ करनी है ईरान को, और जाहिर है उनकी पूरा मुल्क जो है वो सफर कर रहा है। लेकिन अदनान भाई, मुझे ये बताएं, अगर एक मुल्क को कहा जाए कि आप अपनी आजादी मुझे दे दें और बदले में मैं आपको खाना दे दूंगा, तो क्या कोई राजी होगा? मुल्क तो छोड़े, कोई इंसान राजी होगा अपनी आजादी खाने के बदले देने में? तो ईरान जो है वो इस वाली पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है कि उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं अगर वो रोक दे बनाना, तो अगले दिन इजराइल जो है वो हमला करके कॉन्कर कर लेगा ईरान को। ये जो ईरान के अंदर जंग हुई वो आपने देखा ना, ये हमास और हिजबुल्ला और जो जितने भी ईरान के रेजिस्टेंस ग्रुप का सपोर्ट है, जब ये ग्रुप्स कमजोर पड़े तभी हमला किया ना इजराइल ने। तो ये वाली सिचुएशन ईरान नहीं चाहता कि उनको सैंक्शंस के रिलीफ के बदले अपनी आजादी की कॉस्ट देनी पड़े, और ना ये इनकी लीडरशिप बर्दाश्त करेगी, ना इनकी अवाम ये बर्दाश्त करेगी। अवाम से अगर आप जाके बात करें, बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, किसी भी हालत में आप निगोशिएट करो, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे ये कहती है कि कोई बात नहीं, हम वही वाली बात है ना भुट्टो की, जो घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। हम घास खा लेंगे लेकिन हम अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि टॉक्स होनी चाहिए और लोग चाहते हैं कि टॉक्स हो, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके मुल्क को हैंडीकैप पोजीशन में और प्रेशर में लाके टॉक्स को मनवाया जाए। थैंक यू जॉन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी, जो जो अपडेट्स आती रहेगी। थैंक यू सर।